हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मतलब हमारे एटम के द्वारा जब लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है या इमिट किया जाता है, उस समय उस एटम के द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से हम क्लियर करने वाले हैं ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इजी है, आपको एक एक बात इसकी समझ में आ जाएगी। तो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारा ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो स्पेक्ट्रम जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो हम पढ़ेंगे। ये 2 टाइप का है, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हेन ए रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसको हम प्रिज्म कहते हैं, फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द रेडिएशन द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जब कोई हमारी रेडिएशन है ना, वहन है रेडिएशन, उस रेडिएशन को हम पास कर रहे हैं, किसके अंदर से पास कर रहे हैं, तो थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप। ये स्पेक्ट्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। हमारा ये प्रिज्म है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। तो उसके अंदर से हम ये जो लाइट की रेडिएशन है उसको हम उसको पास करते हैं। तो पास करने पर क्या होता है, इस लाइट का क्या होता है, डिस्पर्सन होता है ना। डिस्पर्सन मतलब वो जो लाइट है वो उसके अंदर जो 7 कलर है, उस 7 कलर के अंदर वो लाइट डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो ये जो लाइट की रेडिएशन का ये जो डिस्पर्सन जो हो रहा है उसको हम कैसे हम देखते हैं, तो द पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब सामने ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट से जब ये लाइट टकराती है तो हमें जो 7 कलर हैं वो हमें दिखाई देते हैं। मतलब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो हमें इस रेडिएशन का जो पैटर्न हमें जो दिखाई दिया, वो पैटर्न हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रम। ओके, मतलब इस लाइट की रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोप या प्रिज्म के अंदर से हम उसको गुजारते हैं तो उसका डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन होने के बाद जब सामने फोटोग्राफिक प्लेट पर जो 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम है ना, 7 कलर का जो पैटर्न हमें जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्पेक्ट्रम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपन कि ये जो स्पेक्ट्रम जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो स्पेक्ट्रम हमारा होता है 2 टाइप का। फर्स्ट हमारा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। इसके नाम से ही दोनों के जो स्पेक्ट्रम है वो क्लियर है कि दोनों का अर्थ क्या है, दोनों की क्या मीनिंग है। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 स्टेट बनाई है, एक तो बनाई है एक्साइटेड स्टेट और एक बनाई है ग्राउंड स्टेट, है ना। और ये हमने लिया एटम, मतलब किसी भी एटम के अंदर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, शेल होते हैं। शेल, एक तो जो अंदर वाला शेल मतलब पहले वाला शेल, सेकंड वाला शेल, थर्ड वाला शेल, वैसे अलग अलग शेल होते हैं, मतलब अलग अलग ऊर्जा के स्टेट होते हैं, ऊर्जा के स्तर होते हैं। तो इसमें जो नीचे वाला जो स्तर रहता है, न्यूक्लियस के पास वाला जो स्तर रहता है, वो हमारा उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। तो उसकी एनर्जी का लेवल क्या होता है, लो एनर्जी वाला जो स्टेट हमारा होगा उसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। मतलब पहले से जहां इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर पहले से है। अब क्या होगा कि उसके जो बाहर वाला, उससे बाद वाला जो हमारा स्टेट होगा, वो स्टेट, उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट, है ना, जिसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो मान लो हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ग्राउंड स्टेट के अंदर
और वो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हमें जाना इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो इसकी एनर्जी तो लो है और इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस स्टेट के अंदर कैसे जाएगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कैसे जाएगा। तो जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को सनलाइट से या किसी और माध्यम से जब उसको एनर्जी प्राप्त होगी, रेडिएशन से जब उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस लाइट की रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारी हाई एनर्जी वाले स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लाइट की रेडिएशन की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो स्पेक्ट्रम हमारा प्राप्त होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। क्लियर। दूसरा हमारा है इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, मतलब हाई एनर्जी वाले स्टेट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अब आना चाहता है इस लो एनर्जी वाले स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर आना चाहता है। तो ये हाई से लो में कैसे आएगा, तो जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो वो जिस एनर्जी वाली रेडिएशन को जब वो रिलीज करता है, तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो स्पेक्ट्रम हमारा होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कब प्राप्त होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम हमें कब प्राप्त होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी को रिलीज करता है और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, उस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उस समय हमारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम हमारा हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर। और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कहते हैं डार्क स्पेक्ट्रम। क्लियर। मतलब यहाँ पर हमें डार्क लाइनें दिखाई देंगी तो उसको हम कहेंगे डार्क स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर हमें कोई ना कोई कलर वाली जो लाइनें हमें दिखाई देंगी तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डार्क स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे स्पेक्ट्रम के दो टाइप, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं इस इमिशन स्पेक्ट्रम की, है ना। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको हम डिटेल से समझते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, हाई एनर्जी के लेवल से लो एनर्जी के लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रम हम किसका पढ़ने वाले हैं, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले हैं ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा लाइन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, उसको हम सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं ना। जैसे यहाँ पर मैंने अलग अलग ये जो स्टेट है ना वो स्टेट यहाँ पर मैंने बनाए। जैसे ये हमारा पहला स्टेट n=1, मतलब न्यूक्लियस के पास वाला हमारा पहला शेल, वो हो जाएगा हमारा n=1। n=2 हो जाएगा हमारा सेकेंड शेल, n=3 हो जाएगा हमारा थर्ड शेल, n=4 है वो फोर्थ शेल हो जाएगा, n=5 है मतलब वो फिफ्थ शेल है, और n=6 मतलब वो सिक्स्थ वाला शेल है। और n∞ मतलब उसके n के बाद वाले जितने भी शेल हैं, है ना, इन्फिनेटिव शेल, n इज इन्फिनेटिव। ओके, सबसे पहले तो हो गए ये हमारे उसके एनर्जी के ये लेवल, है ना, उसकी स्टेट। अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो हाई एनर्जी वाले लेवल से लो एनर्जी वाले लेवल में, मतलब ऊपर वाले जो एनर्जी के लेवल है उनकी एनर्जी हाई है और नीचे जो है उनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होंगे। तो ये जो लाइनें आपको जो दिखाई दे रही है ना, वो लाइनें ये हमें बता रही हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले स्टेट से इस वाले स्टेट में जा रहा है, ये लाइनें हमें बता रही है।
जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा लेवल कौन सा है, फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट वाला शेल। तो फर्स्ट वाले शेल के बाहर वाले जितने भी शेल हैं उन सभी शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी शेलों से आ सकते हैं। ओके, तो जब हमारे एक तो हमने बना दिया, ये देखो ये सेकंड वाले शेल से हमारे फर्स्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर थर्ड वाले शेल से फर्स्ट में आ रहा है, फिर फोर्थ वाले में से फर्स्ट में आ रहा है, फिर फिफ्थ वाले में से फर्स्ट में आ रहा है, फिर सिक्स्थ वाले में से फर्स्ट में आ रहा है, और ये लास्ट इन्फिनिटी वाले शेल से भी हमारा कहाँ पे आए, फर्स्ट में आए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी शेल से यदि पहले वाले शेल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन आता है, उस समय जो हमें इसका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं लाइमैन सीरीज। मतलब इस स्पेक्ट्रम को लाइमैन ने देखा था, इसलिए उसके नाम से इस स्पेक्ट्रम का नाम हो गया लाइमैन सीरीज। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से यदि पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस समय जो हमें स्पेक्ट्रम, जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उसकी सीरीज का नाम क्या है, लाइमैन सीरीज। उसी प्रकार यदि हमारा इलेक्ट्रॉन यदि सेकंड वाले शेल में आ रहा है, सेकंड वाले शेल में कहाँ से आएगा, तो एक तो थर्ड से आएगा, एक फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स्थ से आएगा और इन्फिनिटी, बाकी कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, हमारे सेकंड वाले शेल में। तो जब सेकंड वाले शेल में यदि हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, उस समय जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम या जो इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसकी जो सीरीज प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, है ना, बाल्मर सीरीज उसका नेम है, जो आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार यदि हमारे थर्ड वाले शेल में यदि किसी भी बाहर वाले शेल से थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उस समय जो स्पेक्ट्रम की सीरीज प्राप्त होगी उसको हम कहते हैं पास्चन सीरीज। उसके बाद जब फोर्थ में यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, और जब फिफ्थ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको हम कहते हैं फुंड सीरीज। ओके, तो अलग अलग जो हमारे शेल हैं, उन शेलों के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ना, मतलब कौन से शेल में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके नाम है। जैसे पहले वाले शेल में आ रहे हैं तो उसका नाम है लाइमैन, सेकंड वाले शेल में आ रहे हैं तो उसका नाम है बाल्मर, थर्ड वाले में आ रहे हैं तो पास्चन, फोर्थ वाले में आ रहे हैं तो ब्रैकेट, और फिफ्थ वाले में आ रहे हैं तो फुंड। आपको यहीं तक ध्यान में रखना है ना, छठे और आगे वालों के नाम नहीं हैं। ओके, तो ये यदि 5 शेलों तक यदि जो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखने है कि इनके साइड में मैंने ये कुछ लिखा है, ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, 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 ये क्या है? तो ये हमारा वो है, क्या है, ध्यान से समझना कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से हमारे पहले वाले शेल में आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है जिसकी एनर्जी इतनी है जिसको वो रिलीज कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है उसके नाम आपके सामने है ना। तो मतलब जब पहले वाले शेल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब वो अल्ट्रावायलेट वाली फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है उसको वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो ही वो पहले वाले शेल में आ पाते हैं। दूसरा हमारा जैसे यहाँ पर n=2 के अंदर लिखा है विजिबल, मतलब ये सेकंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन तभी आ पाते हैं जब हमारी विजिबल रेंज वाली जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, उतनी एनर्जी यदि वो रिलीज करते हैं तो वो सेकंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। उसी प्रकार थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर क्या है, तो वहाँ पर हमारी इंफ्रारेड वाली जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी के समान की फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, यदि उसको वो रिलीज करते हैं तो हमें ये इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में वो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, मतलब जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यदि वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो वो जिस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी जो वेव होगी, उस वेव्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये वेव्स के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इसी डायग्राम को मैंने शॉर्ट के अंदर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है कि हमारी ये जो सीरीज है, सीरीज के नाम आपके सामने है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और
फुंड। अब इन सभी सीरीज के अंदर N1 कौन है? जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हमारा कौन है? N1। जैसे पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहले वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? सेकेंड वाले से भी आ सकता है, थर्ड वाले से भी आ सकता है, बाहर वाले किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले शेल में आ सकता है। तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल जो रीजन हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? अल्ट्रा वायलेट वाला जो स्पेक्ट्रल रीजन हमें प्राप्त होगा। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि फर्स्ट वाले शेल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमें ये अल्ट्रा वायलेट वाला स्पेक्ट्रल रीजन हमें प्राप्त होता है, और इस सीरीज का नाम हमारा कौन सा है? लाइमैन सीरीज। उसी प्रकार हमारी सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं, सेकंड में N1 मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो ध्यान रखना है। N1 क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो, और N2 कौन है? जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो। ओके, बाल्मर के अंदर हमारा N1 सेकेंड शेल है, और इसमें सेकेंड के ऊपर वाले जितने भी शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 है ना, सभी से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वहां पर स्पेक्ट्रल रीजन हमारा प्राप्त हो रहा है विजिबल। उसी प्रकार पास्चन के अंदर N1 थर्ड हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर N1 4 हो जाएगा, और फुंड के अंदर N1 5 हो जाएगा, और N2 की वैल्यू उनसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, और वहाँ पे स्पेक्ट्रल रीजन हमारा तीनों के अंदर कौन सा प्राप्त होता है? इंफ्रारेड प्राप्त होता है। ओके, तो ये जो था उसी को हमने यहाँ पर एक शॉर्ट में एक टेबल के रूप में इसको लिख दिया है ना, उसको याद रखने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके बारे में हमने इसको डिटेल से पढ़ा और आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिखी है कि ऑल सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो ऑल सीरीज हैं, सभी सीरीज जो हमें प्राप्त हो रही है वो कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके द्वारा उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसके द्वारा उसको व्यक्त किया जा रहा है। कैसे व्यक्त किया जा रहा है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसकी वैल्यू को बता रहा है? तो ये फॉर्मूला बता रहा है हमारे वेव नंबर न्यू बार की वैल्यू को बता रहा है। न्यू बार किसकी वैल्यू? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो कितनी एनर्जी वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव है, उस वेव की वेव नंबर की काउंटिंग, वेव नंबर उसकी कितनी है उसकी कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अलग अलग अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड ये जो अलग अलग जो वेव्स प्राप्त हो रही है ना, तो वो उस वेव्स जो प्राप्त हो रही है उसकी वेव नंबर हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखना। ये हमारा कांस्टेंट है 109677 है ना। इस कांस्टेंट का एक नाम है, ये कांस्टेंट का नाम मैंने यहाँ लिखा ये रहा है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारा फिक्स है 109677। ओके, अब उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ओके, दोनों को माइनस कर देना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें ये वेव नंबर प्राप्त हो जाएगा। वेव नंबर का हमारी यूनिट हमें पता ही है, Cm इनवर्स। ओके, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? जो ये वेव्स हैं उनकी वेव की नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये N1 कौन है और N2 कौन है, वो चीज़ आपको भूलना नहीं है। N1 कौन है? जहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N2 कौन है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसे हमारा N1 यदि पहले वाला शेल है तो उससे आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल हो सकता है? सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है, फोर्थ वाला हो सकता है। जैसे मान लो फोर्थ से पहले में आ रहा है, तो जिसमें आ रहा है, जिसमें किस में आ रहा है? पहले में, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1। कहाँ से आ रहा है? फोर्थ से, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्थ। तो ये N1 और N2 के अंदर आपको कन्फ्यूज होना नहीं है, जो आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा इस वेव की हम क्या निकाल सकते हैं? वेव नंबर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कौन कौन से टाइप के होते हैं, और उसके अंदर हमारा जो इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और वो भी किसका? हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी सीरीज होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, और उन सीरीज के अंदर कौन कौन सी वेव की एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल से समझा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।